अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। लगता ही है कि हुकूमत के ऊपर सियासी दबाव आने को है। आज कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ जो मुस्लिम लीग नवाज़ के सदर भी हैं, उनका एक बड़ा वाज़ेह बयान सामने आया है। उन्होंने ये बात कही है कि हुकूमत के गिरेबान में हाथ डालने का वक्त आ गया है, लंगोट कस लें, तैयारी कर लें, अब मामला जो है वो हतमी मरहले में है, इस हुकूमत को जो है वो गिराना है। और उनका ये कहना था कि अगर अभी ऐसा ना किया गया तो खाक में बदहन, फिर पाकिस्तान का अल्लाह हाफिज़ है। दूसरी तरफ साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब भी धाड़ रहे हैं और वो ये बात कह रहे हैं कि अब वफाक के साथ वो मैदान में आगे हैं मुकाबला करने के लिए, और उन्होंने लाहौर में खैमा लगाने का ऐलान भी जो है वो कर दिया है। दूसरी तरफ जो खैबर पख्तूनख्वा के पहले मरहले के बल्दियाती इंतखाबात हैं, उसके हवाले से 2-3 सवालात ने जो है वो एक नई बहस जो है वो छेड़ दी है। पहली बात तो ये है कि खैबर पख्तूनख्वा से एक ऐसी सूरत हाल का आगाज़ हुआ है जिसको बाकी सियासी पार्टियों ने हमेशा सरफ़ नज़र किया, शऊरी तौर पर नज़रअंदाज किया। इस दफ़ा वहाँ पर जो मेयर मुंतखब हो रहे हैं, जो नुमाइंदे मुंतखब हो रहे हैं, वो अवाम के बराह रास्त वोटों से हो रहे हैं, और ज़ाहिर है कि ये उस अमल को एक मजबूती जो है वो देता है। जो बल्दियाती इंतखाबात हैं, इस हवाले से सियासी पार्टियों का जो रिकॉर्ड है वो कोई इतना हौसला अफजा नहीं है, और ज़ाहिर है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने या इमरान खान ने इस बात को आगे बढ़ाया है तो क्या ये सियासी पार्टियां इस हकीकत को तस्लीम करने के लिए तैयार हैं कि बल्दियाती निज़ाम के एक मजबूती जो है उसको अता की गई है। दूसरी चीज़ जो उभर कर सामने आई है वो ये है कि पाकिस्तान की सियासी जमातें जो हैं वो इलाकाई सतह पर महदूद हो रही हैं, एक खला पैदा हो रहा है, और उस खला के अंदर वो अनासिर जो हैं वो अब आगे बढ़ रहे हैं जो इससे पहले सियासी तौर के ऊपर जिनकी पेशकदमी नहीं थी। मौलाना फजलुर रहमान के पार्टी की इस पैमाने पर जीत जो है वो इस अमर का इजहार करती है, और अगर यही सूरत हाल रहती है तो बलूचिस्तान के अंदर भी मामलात जो हैं इसी नौइयत के दिखाई देंगे। और फिर पंजाब में देखना ये है कि क्या मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो TLP जिस तरह सियासी सांचे में ढली है और एक मौसर कुव्वत बनकर उभरी है, और जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो मुस्लिम लीग नवाज़ के लिए ही है, वो कितनी एक थ्रेट जो है वो पोज कर रही है सियासी सूरत हाल के हवाले से। ये वो मंजरनामा है जिस पर करेंगे बात। आपका अपने मेहमानों से तारुफ़ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अहमद जवाद साहब, सेक्रेटरी इत्तलात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। हमारे साथ मौजूद हैं फैसल करीम कुंडी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं सरवर बारी साहब, फाफन से उनका ताल्लुक़ है। फैसल करीम कुंडी साहब, ज़रा आपसे मैं इसलिए शुरू कर रहा हूँ कि काफ़ी देर के बाद साबिक सदर आसिफ अली जरदारी जो है वो बड़े वाज़ेह अंदाज में आज उन्होंने 2 बातें की हैं। एक तो ये कि मैं ख़ुद मैदान में आ चुका हूँ, मैं वफाक में जाके मुज़ाहिमत जो है वो करूँगा, और दूसरा ये कि लाहौर में खैमा लगाऊंगा। ये क्या बैक वक्त हुकूमत और मुस्लिम लीग नवाज़ दोनों से सियासी लड़ाई का इंदिया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आपने अभी अपना इंट्रो दिया और प्रेसिडेंट जरदारी साहब के मुतल्लिक़ आपने जो बात की, बिल्कुल आज उन्होंने एक प्रोग्राम में या एक फंक्शन में जो है उन्होंने ये बात की थी। देखें, उसमें लड़ाई की कोई इसमें बात नहीं है, और खैमा लगाना का मतलब पॉलिटिकल ये है कि वो लाहौर में बैठेंगे। और आपको पता है कि पाकिस्तान की सियासत में पंजाब मैटर करता है। पंजाब मेन जो है वो मैदान जंग है, सियासी मैदान जंग है, क्योंकि 65% जो है वो पंजाब है। बाकी तो इसके मतलब साहब ने कहा कि वो खुद बैठेंगे लाहौर में और पॉलिटिक्स मतलब करेंगे, और जो हर किसी का जमहूरी हक है, PTI के लोग भी बैठ सकते हैं, नून के भी हैं, बाकी जमातें भी हैं, वो सबका हक बनता है कि वो लाहौर में बैठकर जो है वो पॉलिटिक्स करें। इस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी हक बनता है कि वो पंजाब और लाहौर की पॉलिटिक्स करें और इस्लामाबाद। ये तो पॉलिटिकल चीज़ें हैं, और ये तो बिल्कुल एक
यकीनी बात है कि हमें जिस वक्त भी मौका मिला जमहूरी तरीके से हुकूमत को टॉपल करने का, हम एक सेकंड भी ज़ाया नहीं करेंगे और जो है हम हुकूमत को टॉपल करेंगे। अच्छा, इसमें फैसल कुंडी साहब ये फरमाइएगा कि आप जो बात कर रहे हैं, जरदारी साहब भी बड़ी वाज़ेह बात कर रहे हैं, आज शहबाज शरीफ साहब ने भी रवायती मुफाहमती पॉलिसी से हटकर बड़ा स्टेटमेंट दिया है कि हुकूमत के गिरबान में हाथ डालने का वक्त आ गया है। तो क्या ये एक सियासी प्रेशर बढ़ने जा रहा है, और जो मार्च की बात हो रही है हुकूमत के हवाले से, आप लोगों को कोई उसमें दिखाई दे रहा है कि कुछ हो सकता है? देखें, शहबाज शरीफ साहब लीडर ऑफ द अपोजिशन है, वो पंजाब में वो जो है PMLN के प्रेसिडेंट हैं, उनका भी हक बनता है कि हुकूमत के खिलाफ वो स्टेटमेंट दें। अहमद जवाद साहब, ये फरमाइएगा कि इससे पहले मैं बल्दियाती इंतखाबात की तरफ जाऊं, ये जो आपने आज 2 स्टेटमेंट सुनी होंगी, और दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं वो पहली दफ़ा बड़ी दो टोक हैं, हतमी हैं और बड़ी वाज़ेह हैं। इससे पहले बात होती रही है, मुबहिम अंदाज में होती रही है। आप क्या समझते हैं कि ये इस वजह से है कि अपोजिशन को ये एहसास हो रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो सियासी तौर पर उसकी गिरफ्त जो है वो बहुत कमज़ोर हो गई है? देखें नदीम साहब, एक पॉइंट ऑफ व्यू से या एक एंगल से जो बात आप कह रही हैं वो कदरे सही भी हो सकती है कि बल्दियाती इलेक्शन के रिजल्ट्स आने के बाद ये 2 स्टेटमेंट्स आई हैं, एक आसिफ अली जरदारी की और एक शहबाज शरीफ की। तो जाहिर है कि ये बल्दियाती इलेक्शन के रिजल्ट्स को देखते हुए जो भी उनको उनके मिजाज में थोड़ी सी तेजी जो आई है वो उस रिजल्ट के बाद है। लेकिन देखें, बात ये है कि जो कुछ भी होना है वो तो वोट की ताकत से ही होना है। अगर केपी में बल्दियाती इलेक्शन में पीटीआई को शिकस्त हुई है तो वो वोट की ताकत से हुई है ना, तो वो किसी मार्च से नहीं हुई, किसी धरने से नहीं हुई, किसी पीडीएम से नहीं हुई, किसी और एहतजाजी तहरीक से नहीं हुई। वो तो आप कह सकते हैं कि एक अवाम का फैसला था, और पीटीआई ने ये देखना है कि उसने शिकस्त के बाद क्या उसने सबक सीखने हैं, क्या लेसन सीखने हैं। लेकिन जहां तक इन 2 पॉलिटिकल पार्टीज के लीडरशिप की स्टेटमेंट्स का ताल्लुक है, तो मैं तो इसको सियासी स्टेटमेंट से ज्यादा अहमियत नहीं दूंगा। और मैं पीपल्स पार्टी के हवाले से तो मैं ये कहूंगा कि जब हम फेडरल में बात कर रहे हैं हुकूमत बनाने की, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त तक तो मुझे उसमें एक इररिलेवेंट पार्टी लगती है। और किस लिए मैं ये बात कह रहा हूं? इसलिए कह रहा हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तो कोई नामो निशान हमें नजर नहीं आता पंजाब के अंदर, हमें कहीं नामो निशान नजर नहीं आता कि पीके के अंदर। पंजाब में आप लास्ट कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शंस हों या फिर जिमनी इलेक्शंस हों, केपी में जो है अभी बल्दियाती इलेक्शंस हुए हैं, तो ये ताज़ा तरीन जो आपके पास रिपोर्ट्स हैं। हाँ, सिंध के अंदर जरूर मौजूद हैं वो एक सूबाई जमात के तौर पे, और वहां पे भी अगर दूसरे नंबर पे अगर आप देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। तो इसलिए पीपल्स पार्टी की लीडरशिप की तरफ से जब फेडरल में जी हुकूमत गिरानी है, या हमें मौका दें, या हम ये करके दिखाएंगे, या हम वो करके दिखाएंगे, आई थिंक इट इज मैं समझूंगा कि जो उनकी कैपेसिटी है या उनकी जो एक पॉलिटिकल स्ट्रेंथ है उससे बहुत बढ़ के वो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। मैं आता हूं अहमद जवाद साहब, अहमियत नहीं है। अहमद जवाद साहब मैं आता हूं। अब इसमें सरवर भाई साहब जरा मैं आपसे ये सवाल पूछना चाह रहा हूं और आप जरा इसको विद डाटा एक्सप्लेन कीजिएगा कि जो खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इलेक्शंस हैं उसके अंदर जो निचली सतह के ऊपर आ जाएं आप, फिर शहरी सतह के ऊपर, आपको लगता है कि सियासी जमातें जो हैं वो सुखड़ी हैं? और वहाँ पर अगर आप ये इजहार कर सकें कि कितने लोग जो हैं जो सियासी जमातों से वाबस्ता नहीं थे वो कामयाब हुए हैं, और जो सियासी वाबस्तगी वाले लोग हैं उनकी नौइयत क्या है, तो ज़रा आसान हो जाएगा समझने के लिए। देखिए जी, पहली बात तो ये है कि सिर्फ 40% के लगभग जो वोटर हैं उन्होंने अपना राय जो है वो उसका इजहार किया है, वोट का इस्तेमाल किया है। और अगर आप देखें जीतने वालों की हम लोग शरह निकाल रहे थे कि अगर टोटल वोटर्स जो हैं जो जीतने वाले उम्मीदवार हैं
उनका वोट बैंक निकालें तो वो 17% भी है, 6% भी बहुत सारी जगहों पर है। यानी कि उस हलके में जो टोटल रजिस्टर्ड वोट है उनका 6%। एक मैं तहसील का नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, लेकिन बहुत सारी ऐसी तहसीलें हैं जहाँ पर जो चेयरमैन है या जो मेयर जो इलेक्ट हुए हैं उनके पास टोटल रजिस्टर्ड वोटरों का जो है वो 17%, 15% और 6% से लेकर ऊपर तक है। यानी कि कई जगहों पर 4-5 हज़ार वोट लेकर भी लोग जीत गए। अब ये जो 4-5 हज़ार वोट है 80-85 हज़ार में से, तो ये एक बहुत बड़ा क्राइसिस है। इस चीज का इजहार भी है कि सियासी जमातें जो जीत भी गई हैं, मैं जीतने वालों की बात कर रहा हूँ, चाहे वो JUI है या PTI है या ANP है, 3 बड़ी जमातें जो उभर के सामने आई हैं, उनकी उम्मीदवारों का भी को जो एक पॉपुलर बेस है वो बहुत सुकड़ कर छोटी होती जा रही है। तो उसका मतलब हालांकि बहुत सारे सीटें थी जिसमें खवातीन की नशिस्तें हैं, मखसूस नशिस्तें हैं, मजदूर और किसान की नशिस्तें हैं और वो बड़ी तादाद में है। और अफसोस की बात यह है कि तकरीबन 40% के लगभग जो खवातीन की नशिस्तें हैं वो किसी मुकाबले के बगैर पुर हो गई हैं। और अगर उनका हम रेशो निकालें तो वो एक सीट पर एक खातून इलेक्शन लड़ रही है। और इसी तरह मजदूर और किसान की नशिस्तें हैं, ट्रेड यूनियन वाले कहाँ हैं, पॉलिटिकल पार्टीज कहाँ हैं, और इसी तरह जो अक़लियती बरादरी आबादी है उनकी नशिस्तें बहुत सारी खाली रह गई हैं। तो एक तो ये नज़र आता है कि लोगों की दिलचस्पी जो है पॉलिटिकल प्रोसेस में और इलेक्टोरल प्रोसेस में वो डिमिनिश होती जा रही है। और उसके पीछे असल में पॉलिटिकल पार्टीज के जो उम्मीदवार हैं उनकी कारकर्दगी लोगों के जहन में है कि उन्होंने पिछले 3 साल में या पिछले 30 सालों में जो हुकूमत से लोग बहुत तंग आ चुके हैं और वो समझते हैं कि जो भी पार्टी आती है वो पिछली पार्टी से होती है। विशाल भाई साहब, मुझे एक ब्रेक लेना पड़ रहा है। नाजरीन, हमारी गुफ्तगू जारी है, एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ है। मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। इसमें अहमद जवाद साहब ये फरमाइएगा कि ये लम्हा फ़िक्रिया जो है वो आपके लिए खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से ज़्यादा होना चाहिए कि वो आप अपने आप उस कहते थे कि हमारा किला है। अब अगर उसके अंदर जो अदम एतमाद है लोगों का वो इतना हो गया है कि 40 से 6% तक वोट कास्ट हो रहे हैं, तो ये तो बजाय इसके कि इस चीज़ का लिया जाए कि हम जीत गए हैं, अगर आप देखें तो बुनियादी तौर पर निज़ाम हार रहा है, आप शायद वक्ती तौर पर कामयाबी हासिल कर रहे हैं। ये इस बात का भी इजहार है कि जो सिस्टम है, जो लोग हैं जो इस सिस्टम को चला रहे हैं, उसके ऊपर लोगों का अब एतमाद नहीं रह गया है। और अगर कोई 40% जहाँ पर हो रहा है वहाँ पे भी बरादरी की रकाबत है या कुछ और मसला है, इस वजह से वो मामलात उस नौइयत के हैं। लेकिन वो खामोश अक्सरियत जिसको कि किरदार अदा करना चाहिए वो तो आप लोगों के साथ है ही नहीं। वो तो ये समझती है कि ये सारा कुछ जो है ये बेकार है, फिरोई है। देखें नदीम साहब, पहली बात तो ये है कि बल्दियाती इलेक्शंस के अंदर आपको ये तो पता है कि एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो आज़ाद उम्मीदवारों की खड़ी होती है और उसकी वजह से जीतने वाले का जो कह लें कि परसेंटेज ऑफ वोट्स हैं वो जाहिर है कि थोड़े कम हो जाते हैं। और 6% जो है वो तो बिल्कुल लोएस्ट किसी तहसील में होगा। लेकिन जैसे सरवर बारी साहब बता भी रहे थे कि वो 17% भी है, 20% भी है। तो अगर आप देखें ये जो ज़िमनी इलेक्शंस हैं वहाँ पे भी आपको लो टर्नआउट नज़र आता है। एक तो ये है कि थोड़ा सा जोशो जज्बा जो है, जो कि एक जनरल इलेक्शंस का होता है, वो हमें ज़िमनी इलेक्शन में भी देखने को नहीं मिलता। और बल्दियाती इलेक्शन में जैसे कि सरवर बारी साहब ने स्टेटिस्टिक्स पेश किए हैं तो वो नज़र आता है कि वहाँ पे भी इसकी कुछ कमी है। ये तो एक कौमी मसला है हमारा कि पॉलिटिकल पार्टीज को सबको मिलकर सोचना होगा कि अवाम जो है वो वोट देने से अब क्यों घबरा रहे हैं, क्यों उनकी एक बड़ी तादाद जो है
और वैसे हमें यह भी ज़हन में रखना चाहिए कि पाकिस्तान में वोट देने की शरह जो है, इवन अगर आप जनरल इलेक्शन की भी देखते हैं तो वो कोई इतनी काबिले जिसे कहना चाहिए सताइश नहीं है। अगर हम लेकिन इसमें एक और सवाल भी है ना अहमद जवाद साहब, सवाल ये है कि आप ये नहीं समझते कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसने जो 3 साल का ये इक़्तिदार का सफ़र काटा है उसमें वो बहसियत एक पॉलिटिकल पार्टी जो है ये बल्दियाती इंतखाबात इस बात का इजहार कर रहे हैं, ये ज़िमनी इंतखाब इजहार कर रहे हैं कि वो मर्ज नहीं हुई है बल्कि एक बेहंगम हजूम है कि जिसके अंदर बहुत सारी पॉकेट्स हैं और वो पॉकेट्स जो हैं वो compete कर रही हैं और जो एक सियासी जमात का जो एक होता है अम्ब्रेला वो पीटीआई में नहीं है। देखिए नदीम साहब, ये जो आप बात कह रहे हैं, अब हम आ गए हैं बेसिकली वजूहात के ऊपर कि पीटीआई ने ये जो 3 साल के बाद, या कि अगर आप इसको और ज़्यादा बयान करना चाहें कि 8 साल तकरीबन पीटीआई के बन जाते हैं लगातार जो है एक तसलसल के साथ जो है तकरीबन 8 साल 8.25 साल तकरीबन बन जाते हैं। और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए 8 साल का अरसा जो है वो काफ़ी होता है कि आप एक सूबे के अंदर कुछ तब्दीलियां लाना चाहते हैं, रिफॉर्म्स लाना चाहते हैं, अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करना चाहते हैं और अवाम का एतमाद जीतना चाहते हैं। अवाम को आप सियासी जो एक पार्टिसिपेशन होती है, शिरकत होती है, उसके लिए आप उनको इन्वॉल्व कर सकते हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये जो 2018 का इलेक्शन था वो हमने जो 5 साल में जो हमने अपनी परफॉर्मेंस दी थी उसके नतीजे में अवाम ने हमें उससे भी ज़्यादा अक्सरियत दी, और जो क्या अनप्रेसिडेंटेड था कि केपी की तारीख में दूसरी दफ़ा नहीं किसी पॉलिटिकल पार्टी को मौका दिया जाता था तो पीटीआई को दिया गया। तो ये तो बड़ी एक ज़बरदस्त बात थी 2018 के इलेक्शंस में। लेकिन अब जो बल्दियाती इलेक्शंस का रिजल्ट सामने आता है तो ये यकीनन हमारे लिए सोच और विचार का वक्त है। और जैसे कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने भी बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि जो गलतियां हमने की एंड वी हैव पेड फॉर दैट। और इसके अलावा वजूहात में इलेक्शंस की उम्मीदवारों की जो सिलेक्शन है वो भी गलत हो सकती है। इंटरनल रिफ्ट्स जो हैं बिल्कुल हैं पीटीआई के अंदर और यकीनन वो भी एक फैक्टर होगा। लेकिन फिर अगर आप देखें हमारी एक काफ़ी लीडरशिप ने, ख़ासतौर पे केपी की लीडरशिप ने महंगाई को भी कहा कि वो भी एक फैक्टर है जिसकी वजह से हमें यहाँ पे शिकस्त हुई। मैं आता हूँ अहमद जवाद साहब जी, मैं अहमद जवाद साहब आता हूँ। अब इसमें सरवर बारी साहब ये फरमाइएगा कि आपको क्या लग रहा है कि जिस तरीके से केपीके में एक बल्दियाती निज़ाम है, सिंध का अपना आ रहा है, पंजाब का अपना आ रहा है, बलूचिस्तान की एक और सिचुएशन है, ये क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है कि हम ये लोगों को ज़्यादा डिसइल्यूजन नहीं करेगा कि ये क्या सिस्टम है जिसमें हम हिस्सा ले रहे हैं? देखिए, ये मुझे याद है 2001 में और 2005 में जब बल्दियाती इंतखाबात या लोकल गवर्नमेंट इंतखाबात हुए थे तो जो टर्न आउट था वो 50+ से ऊपर था, 56% भी जब भी हो गया था। 2015 में जो खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात हुए उसमें भी टर्न आउट बहुत अच्छा था। लेकिन मामला ये है कि इलेक्शन तो होने चाहिए थे अगस्त 2019 में खैबर पख्तूनख्वा में, वो इलेक्शन करवाए नहीं गए वक्त पर, और उसकी वजह से नाराज़गी का जो मामला है, महंगाई है, गलत उम्मीदवारों का चुनाव है, ये सारी चीज़ों की बिना पर वो जो एक जो मजमूई असर पड़ा है लोगों की बिहेवियर पर, वोटिंग बिहेवियर पर, उसका नतीजा है कि आज पीटीआई को जो है शिकस्त का सामना करना पड़ा है। और ये अच्छी बात है कि पार्टी जो है इन तमाम फैक्टर्स को पब्लिकली एक्नॉलेज कर रही है, ये एक खुश आइन बात है कि वो। लेकिन एक बात जो बहुत ज़रूरी है कि आखिर पिछले 50 सालों से जमातें जो हैं, जो सियासी जमातें हैं, जो अपने आप को लिबरल, प्रोग्रेसिव और गैर मजहबी जमातें हैं, जैसे पीटीआई है, पीएमएलएन है, एएनपी है, जो अपने आप को कहती है हम प्रोग्रेसिव पार्टी हैं, अपने पार्टी चैप्टर्स आखिर निचली सतह पर, ग्रास रूट्स लेवल पर अपने जमातों के चैप्टर्स बनाने से क्यों हिचकिचा रहे हैं? क्योंकि वो जब नहीं, तक इसमें सरवर बारी साहब एक और सवाल पैदा होता है कि आप ये जो चैप्टर्स की निचली सतह पर बात कर रहे हैं
क्या ये सियासी जमातों की ये नाकामी जो है वो ये वजह बन रही है कि जो मजहबी जमातें हैं वो उस खला को पुर करके अब वो ऊपर आ रही हैं और वो फिर ये जो सियासी जमातें हैं इनको टेक ऑन करेंगी? देखिए, ये मैं जो बात कर रहा हूँ ये बहुत ज़रूरी है इसको समझा जाए कि बुनियादी तौर पर जो मजहबी जमातें हैं उनके पास तो ख़ास तौर पर JUIF की जो है इसमें खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हर मोहल्ले हर गांव में उनकी मस्जिद है, वहाँ इमाम है, ख़तीब है, वहाँ नमाजी आते हैं। उनका एक रिश्ता है, एक ऑर्गेनिक रिश्ता है पब्लिक के साथ। वहाँ पर जो इमाम है वो एक ग्रास रूट लेवल का बंदा है, उसके साथ आम आदमी रिलेट कर सकते हैं। लेकिन सियासी जमातों की क़यादत निचली सतह पर ना पार्टी चैप्टर्स हैं, ना वहाँ इंतखाबात होते हैं और ना ही वहाँ पर कोई ऐसा उनके पास लीडर होता है जो लोगों को मोबिलाइज कर सके। मजहबी जमातों के पास तो हमने किया था NA 120 में कोई 200 के करीब लगभग TLP की अपनी मसाजिद है और हर मस्जिद की एक जो है वो मैनेजमेंट कमेटी है और उस कमेटी में 15 से 20 लोग हैं और वहाँ पर नमाजी भी हैं। तो उनका तो एक बना बनाया वोट बैंक है और उसको बाकी लोगों को मोबिलाइज करते हैं वो लोग लोकल सतह पर। लेकिन हैरानगी की बात है कि सियासी जमातें जो दूसरी हैं, जो मजहबी जमातें नहीं हैं, सेकुलर जमातें हैं या डेमोक्रेटिक जमातें हैं, जो भी उनको आप नाम दे दें, गैर मजहबी जमातें, वो अपनी पार्टी के चैप्टर्स बनाने से आखिर क्यों वो गुरेज़ा है? मैं इस तरफ आता हूँ। अहमद जवाद साहब, ये फरमाइएगा कि जाहिर है ये बल्दियाती इंतखाबात जो हैं इसकी बेस के ऊपर एक लहर फिर चलती है और ज़ाहिर है एक ट्रेंड जो है वो सेट होता है। अब दूसरा मरहला आ रहा है खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात का, तो ये इल्तवा का शिकार तो नहीं होगा। और दूसरी बात ये है कि इसमें हज़ारा साइड आ रही है जिसमें मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो आपके लिए जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप साबित होगी उधर। देखिए नदीम साहब, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग सिचुएशन और हमारे लिए एक बड़ा चैलेंज है, एक हमारे लिए टेस्ट है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बल्दियाती इलेक्शंस के रिजल्ट आने से पहले तक हम ये तवक्को नहीं कर रहे थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तमाम लीडरशिप कोई भी इस किस्म के रिजल्ट्स की तवक्को नहीं कर रही थी। इसको आप ओवर कॉन्फिडेंस भी कह सकते हैं और या हम अवाम की पल्स को शायद मेजर नहीं कर सके। हमारे MNA हजरात जो KP से थे, हमारे MP हजरात जो KP से थे, शायद वो अपने नहीं। अहमद जवाद साहब, आप ये नहीं समझते कि आपकी KP की क़यादत ही नहीं बल्कि अगर आप PTI का बहसीयत मजमूई जायज़ा लें तो ये इसके अंदर मफादात के बेशुमार जो हैं वो किले हैं जो आपस में ही लड़ रहे हैं और ये बड़ा वाज़े तौर पर दिखाई दिया है KPK के अंदर। जब आप कहते हैं कि जी असद कैसर ज़िम्मेदार हैं, जब आप कहते हैं कि जी 4 वज़रा ज़िम्मेदार हैं, MP ज़िम्मेदार हैं, तो जो वज़ीर आला है महमूद खान साहब, उनका कोई कसूर नहीं है। चीफ एग्जीक्यूटिव तो वो है, उसने क्या डिलीवर किया? मैं उसी तरफ मैं उसी तरफ आ रहा था। मैं सबका बारी बारी में जो किरदार था उसको मैं जरा एक्सप्लेन कर रहा था। देखें, जिम्मेदारी जो आपकी एक सूबे के अंदर, जाहिर है कि जिन लोगों को आप फेडरल गवर्नमेंट में मिनिस्ट्रीज देते हैं उनका काम सिर्फ ये नहीं होता कि उन्होंने सिर्फ अपनी मिनिस्ट्री में काम करना होता है, बल्कि उन्होंने अपनी उस स्ट्रेंथ को इस्तेमाल करते हुए अपने सूबे के अंदर पार्टी को परवान चढ़ाना होता है। पार्टी को आपने ताकत देनी होती है अपनी उस पोजीशन से या अपनी उस प्रेजेंस से, क्योंकि आपको एक नेशनल लेवल के ऊपर आने का मौका मिलता है तो उससे आप इंस्पायर कर सकते हैं ना, आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं अपने एरिया को। फिर मैं MPs की बात करूंगा, उनकी जिम्मेदारी बनती है अपने हलकों की, मिनिस्टर्स की। और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि देखें KP का अगर टीम का जो कप्तान था वो महमूद खान था, हमारा चीफ मिनिस्टर था। जब हम अपनी शिकस्त को तस्लीम करें और अपनी शिकस्त की वजूहात को ढूंढें तो हमें सबसे पहले जो लिस्ट बनानी होगी और जिनके बारे में हमें क्वेश्चन करना चाहिए और पूछना चाहिए, उसमें चीफ मिनिस्टर टॉप ऑफ द लिस्ट होंगे। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है। मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ है, मिलते हैं इस वक्फे के बाद।
वेलकम बैक। अच्छा फैसल करीम कुंडी साहब, ये फरमाइएगा कि अहमद जवाद साहब ने ये बात की थी कि आप इररेलेवेंट हैं, ना पंजाब में हैं, ना खैबर पख्तूनख्वा में हैं, बलूचिस्तान में भी वो जो एक आपने कारनामा अंजाम दिया था उसके बाद की सूरत हाल बदल चुकी है। खैबर पख्तूनख्वा में भी ये जो बल्दियाती इंतखाबात हुए आपको एक सीट मिली है, तो ये जो आप वफाक में बात कर रहे हैं कि हम हुकूमत से लड़ेंगे या पंजाब में जाकर मुज़ाहिमत करेंगे, तो ये आपकी सियासी सलाहियत से ज़्यादा है बात। देखें, अहमद जवाद साहब को ये हक बनता है क्योंकि ये मेरे पॉलिटिकल ओपोनेंट है, ये बात कर सकते हैं, लेकिन अहमद जवाद साहब की 60 साल हुकूमत रही है खैबर पख्तूनख्वा में और 3.5 साल से मरकज में हुकूमत रही है, और इनकी परफॉर्मेंस देखें कि अभी 1.5 साल हुकूमत को रह रहा है और लोगों ने इनको खैबर पख्तूनख्वा में रिजेक्ट कर दिया। अहमद जवाद साहब, मैं ये कहता हूँ कि बिल्कुल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को और मेहनत करने की जरूरत होगी। हमने पहले से बेहतर किए, हमारे लोगों ने कैंडिडेट्स ने पहले से बेहतर वोट लिए हैं। इनकी तो कौमी असम्बली सूबाई असम्बली के डिप्टी स्पीकर और फिर तमाम वफद की वजारत जो एक नस्ल की है वो एजाज भी मेरे हल्के डेर इस्माइल खान वासिल है। यहाँ पर इनका एक वफाकी वजीर कश्मीर तालीम साहब का वफाक था, वहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कैंडिडेट ने इनके वफाकी वजीर की लीड से हराया है, और उसी इलेक्शन के दौरान वफाकी वजीर ने अपने दूसरे भाई को बल्दियात का मिनिस्टर बना दिया था, और जिस तरीके से लोगों को धमकियां दे रहे थे वो भी आपके सामने है कि वो टीवी पे भी आया था कि मैं ये कर दूंगा, और जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन की उसकी खिलाफ वर्जियां भी कर रहे थे वो अपनी जगह पे है, लेकिन उसके बावजूद भी इतने बड़े मार्जिन से हराया। और फिर अब देखिए अपोजिशन की जमातें आ रही हैं, ये कह रहे हैं कि जी पीपल्स पार्टी का वो नहीं है, ठीक है पीपल्स पार्टी को मेहनत करनी पड़ेगी। पीपल्स पार्टी ने हमेशा अलायंस की हुकूमत की है, हमने अलायंस की सियासत की है, हम इंशाल्लाह आगे भी हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन इनका बिस्तरा गोल हो चुका है। सबसे बेहतरीन बात यह है कि कल इमरान खान साहब ने जो बल्दियाती इलेक्शन है उसका नोटिस ले लिया है, और इंशाल्लाह जब भी जिस चीज का भी वो नोटिस लेते हैं उस चीज को इंशाल्लाह वो तबाह बर्बाद करके रखते हैं। नहीं तो फैसल साहब, एक बात का जवाब दीजिए कि जाहिर है कि पिछले बरस भी हुकूमत जाने की तारीखें थी, अब जरदारी साहब कह रहे हैं मैं खुद मैदान में आ रहा हूँ। चाहे मुस्लिम लीग नवाज़ हो या पीडीएम का प्लेटफॉर्म हो या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीडीएम के प्लेटफॉर्म से या उसके अलहदगी के बाद अपने ओन के ऊपर, अभी तक हुकूमत के लिए आप कोई मुज़ाहिमती तहरीक जो है उसको मोबिलाइज़ नहीं कर पाए, इसके बावजूद कि महंगाई की जो शिद्दत है उससे लोग बिलबिला रहे हैं। देखिए, बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि अपोजिशन इस वक्त रोडों पे और पार्लियामेंट के बाहर यकजा नहीं है, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर यकजा है, और हमने हमेशा अपोजिशन से ये कहा कि आए हम अदम एतमाद की तहरीक देखें इस हुकूमत के खिलाफ, एक जमहूरी तरीके से हम इस हुकूमत को खत्म करें, और वो खत्म हो सकती है। उसकी वजह आप देखें, जब गिलानी साहब सेंटर बने इस्लामाबाद से, और आज देखें आप टीवी प्रोग्राम उठाएं, आज पीटीआई के अपने मेंबरान पार्लियामेंट को वोट देने के तैयार नहीं है। अच्छा, इसमें अहमद जवाद साहब ये फरमाइएगा कि जाहिर है कि आप दो चीज़ें बड़ी इस वक्त अहमियत की हामिल हैं आप लोगों के लिए, एक महंगाई और दूसरा गवर्नेंस का इशू। पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है वो ऐसे लगता है कि उनकी ओरिएंटेशन नहीं है इश्यूज़ के साथ, और फिर उनके हल के हवाले से उनके पास कोई रोड मैप नहीं है, और वो जो तवक्कुआत का हमालिया खड़ा किया था आने से पहले, दिखाई ये दे रहा है कि उसके बोझ तले खुद ही दब रहे हैं, खुद ही गिर रहे हैं, खुद ही बिखर रहे हैं। देखिए नदीम साहब, जो बात आप कह रहे हैं उस बात का एक हल्का सा हमने जो है आप एक झलक है वो तो हमने केपी में देख ली है। हमें मसाइल का सामना जरूर है, हम जो तवक्कुआत थी उनको शायद पूरा नहीं कर सके, और जो बड़े बड़े चैलेंजेस हैं जैसे महंगाई का है या जी की ऑर्गेनाइजेशन का है या इंटरनल रिफ्ट्स का मसला है, ये सारी चीजें इनकी जिम्मेदारी पार्टी के ऊपर आती है, पार्टी की लीडरशिप के ऊपर आती है। इसमें तो दो राय कोई नहीं है, मैं तो इसको डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन मैं जो चीज कहना चाह रहा हूं कि मैं ये समझता हूं कि आज भी ये जो इलेक्शन बल्दियाती इलेक्शंस हुए हैं, अगर हम इसमें से वजूहात को निकाल लेते हैं और ईमानदारी के साथ करेक्शन जो है, एक रेक्टिफिकेशन का सिस्टम अगर हम स्टार्ट करते हैं, अपनी डायरेक्शन को अगर हम ठीक करते हैं, तो ये बल्दियाती इलेक्शन के रिजल्ट्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बन जाएंगे।
कि आपको एक वेकअप कॉल मिल गई और टाइम पे मिल गई। 2023 के इलेक्शन में अभी भी 1.5 साल से ज्यादा का अरसा अभी पड़ा हुआ है। अगर हम आज अपनी डायरेक्शन को ठीक करते हैं उसमें, लेकिन वो डायरेक्शन ठीक क्या करनी है ये एनालाइज करना होगा केपी की शिकस्त को। जब हम उसकी एनालिसिस सही करेंगे तो फिर हमें पता चलेगा कि हमने अपनी डायरेक्शन को कहां से और कैसे ठीक करना है। हमने अपनी अगर टीम में तब्दीलियां लानी है तो मेरे पास थोड़ा वक्त रह गया है इसमें। सरवर बारी साहब ये फरमाइएगा कि आप इस चीज़ को कैसे देख रहे हैं कि इंतखाबात हुए हैं, एक हुकूमत ने दो टोक अंदाज में अपनी शिकस्त जो है उसको तस्लीम किया है और उस तरह से धांधली का शोर जो है वो नहीं उठा जो कि रवायत है। ये आप समझते हैं खुश आइंद है आगे के लिए? मैंने पहले भी जैसे कहा है कि ये एक खुश आइंद बात है कि पाकिस्तान में जो एक जमात है उसने खुलेआम जो उनकी नज़र में जो गलतियां हो सकती थी, जो मुहरकात हैं, उनका जिक्र अभी अहमद जवाद साहब खुल के कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि सोल सर्चिंग करें, पार्टियां जो हैं अपने अंदर देखें। लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि क्या तहरीक इंसाफ या दूसरी जो सियासी जमातें हैं वो ये क्यों नहीं सोचती कि उनको तंजीम साजी को बेहतर करना है। बाकी फैक्टर्स तो आते जाते रहेंगे, कभी इंटरनेशनल मामलात होंगे, कभी लोकल डायनामिक्स होंगी, लेकिन पार्टी की तंजीम साजी आखिर ये सब जमातें क्यों नहीं करती, उनके लोकल पार्टी चैप्टर्स क्यों नहीं होते? उसकी बुनियादी वजह यह है कि जिस तरह के लोग पार्टियों के ऊपर बराजमान है वो नहीं चाहते कि तंजीमें बने, क्योंकि तंजीम साजी से लीड डरती है और उसकी वजह से उसका जो वैक्यूम बनता है तो उसका फ़ायदा जो है यकीनन जो मजहबी जमातें ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड हैं वो उठाती हैं। तो मैं आई डोंट नो, लेकिन ये तो अहमद जवाद साहब या बाकी जमातें बता सकती हैं कि सिर्फ ये कह देना या एस्टेब्लिशमेंट से कोई एग्रीमेंट करके अगर कोई पार्टी का लीडर समझता है कि वो लाहौर में बैठ के कोई तब्दीली ले आएगा, तो पार्टियों के जब तक निचली सतह पर का क़याम नहीं होगा, पार्टियों के अंदर अंदरूनी जमहूरियत नहीं होगी, पार्टियों के अंदर जो है मजदूर और किसान और जो नौजवान है वो नहीं आएंगे, तो कैसे होगा? पीटीआई समझती है कि वो नौजवानों की जमात है। अच्छा, ये एक सरवर भाई साहब और चीज़ बता दीजिए, आपको लगता है कि आगे जो सेकंड मरला है बल्दियाती इंतखाबात का खैबर पख्तूनख्वा में बरवक्त हो जाएगा? मेरा ख्याल है कि टाइम इलेक्शन तो वक्त पर लाजमी होंगे दूसरे फेज़ के, क्योंकि वो ईसीपी ने करवाने हैं और वो मुझे यकीन है पूरा ईसीपी के ऊपर कि वो बर वक्त करवाएंगे। लेकिन मुझे इस चीज़ पे शक है कि एक माह से भी कम जो है दिन रह गए हैं कि पीटीआई जो है इतनी बड़ी सारे बड़े 4 मसले हैं उनको इस वक्त जिनका अहमद जवाद साहब ने जिक्र किया है वो उनको रेक्टिफाई कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। तो एक रिपीट जो है वो होती हुई नज़र आ रही है फेज़ 2 में पीटीआई के लिए, क्योंकि हज़ारा डिवीज़न होगा और बहुत सारी ऐसे चित्राल है उसमें इलेक्शन होने होगा। मेरे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। बहुत शुक्रिया अहमद जवाद साहब, बहुत शुक्रिया फैसल टीम कुंडी साहब और बहुत शुक्रिया सरवर बारी साहब। नाज़रीन, आपने हमारे पैनल के शुरका की गुफ्तगू सुनी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।